हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 8 अगस्त 2022 और 8 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए एक चिराग योजना ये शुरू की है। तो आंसर दोस्तों ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। जो हरियाणा है तो वहां पर सरकारी स्कूलों में जो ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनको बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए जो चिराग योजना ये शुरू की गई है। और हरियाणा के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने इस योजना की घोषणा वो की है जिसमें ये मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान योजना ये शुरू की गई है। और इसे 2007 में हरियाणा के जो स्कूली शिक्षा नियम 2003 के नियम है 134A इसके तहत ये शुरू है किया गया है। और ये योजना है, इस योजना के तहत जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं जिनके माता पिता की वार्षिक आय वो 1.8 लाख रुपए से कम है और वे कक्षा 2 से 12 तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिला वो ले सकते हैं। और सरकार दूसरी से 5वीं कक्षा तक जो प्रति छात्र है वह 700 रुपये और कक्षा 6ठी से 8वीं तक प्रति छात्र 900 रुपये और 9वीं से 12वीं कक्षा जो तक जो प्रति छात्र है वो 1100 रुपये की प्रतिपूर्ति है वो करेगी। और कम से कम जो 533 बजट प्राइवेट स्कूल है जिसमें ज्यादातर गांव और छोटे शहरों में चिराग योजना के तहत जो ईडब्ल्यूएस छात्र है उनको सीट देने के लिए भी आवेदन ये किया गया है। और अधिकारी है तो इन्होंने विभिन्न तकनीकी कारणों से केवल 381 स्कूलों को योग्य पाया और इन 381 निजी स्कूलों ने सरकारी स्कूलों के जो ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 24,987 सीटों की पेशकश है वो की है। और केवल 1665 छात्रों ने इस योजना को चुनना वो पसंद किया जो कुल प्रस्तावित सीटों का सिर्फ 6.66% है वो है। अब हरियाणा है तो हरियाणा उत्तर भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं हरियाणा की वो पंजाब हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से जुड़ी हुई है। और यमुना नदी है वो इसके उत्तर प्रदेश के साथ जो पूरी सीमा उसको परिभाषित भी करती है। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और हरियाणा में टोटल जिले हैं 22 और हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा राज्य है जो वित्त वर्ष 21-22 में कृषि अवसंरचना निधि के उपयोग में शीर्ष पे है। तो आंसर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य है। जो कृषि अवसंरचना कोष है जिसको एग्री इंफ्रा फंड के रूप में भी जानते हैं, इसके उपयोग में आंध्र प्रदेश है वो पहले स्थान पर है जिसमें फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत ही जोर देकर यह सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में अभी आंध्र प्रदेश है ये उभरा है। और केंद्रीय कृषि और परिवार जो कल्याण मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में ये है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने जो ये वित्त वर्ष है 21-22 इस 21-22 में कृषि निधि के उपयोग में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार वह न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस समारोह में जो राज्य रायतु बाजार के सीईओ सीईओ है बी श्रीनिवास राव इनको प्रदान वो किया गया है। अब ये जो निधि है इसमें जो कई राज्य कृषि इंफ्रा फंडिंग का उपयोग करने में पिछड़ भी रहे हैं लेकिन आंध्र प्रदेश ने ऐसा करके ग्रामीण स्तर का एक व्यापक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और अन्य सभी को पीछे छोड़ा है। और राज्य सरकारों और किसानों के राजस्व को 3 गुना करने और लक्ष्य से बहुप्रायोजित केंद्रों के माध्यम से खेत में व्यापक जो आधारभूत संरचना का निर्माण भी कर रही है। और पेक्स ने जो 4200 स्वतंत्र गोदामों को स्थापित किए हैं जिनमें 2900 स्वतंत्र ड्रायर 101 पीले पॉलीथर और एक भी जो नागरिक आपूर्ति निगम के लिए 60 बफर गोदाम प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए 830 क्लीनर और आरबी के स्तर पर 4200 स्वतंत्र सुखाने वाले प्लेटफॉर्म वो शामिल है। और बागवानी वस्तुओं के लिए आरबीके के अलावा सरकार ने 945 संग्रह केंद्र 344 कुल रूम और 10,678 जो परख उपकरण और 10,678 खरीद केंद्रों को बुनियादी ढांचे की आपूर्ति है वो की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तो सॉरी आंध्र प्रदेश है
तो आंध्र प्रदेश के बारे में और पढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं, और क्षेत्र के अनुसार ये 7वां सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से आधार पर देखें तो ये भारत के राज्य में 5वां सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है। और प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगनमोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की स्थापना वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और आंध्र प्रदेश में टोटल जिले हैं 26, और यहाँ की राजधानी है विजयवाड़ा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय नौसेना की महिला जो पायलट ने अरब सागर पर कौन सा मिशन है वो पूरा किया है? तो आंसर दोस्तों निगरानी मिशन पूरा किया गया है। जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, उनकी महिला पायलट ने अब हाल ही में इतिहास रचा है। जो भारतीय नौसेना की ऑल वीमेन क्रू सदस्य हैं, इन्होंने डोनियर 228 विमान के जरिए जो उत्तरी अरब सागर का निगरानी मिशन है वो पूरा किया। और भारतीय नौसेना ने ये जानकारी वो दी है, जिसमें पोरबंदर गुजरात में इसमें INS 314 नेवल स्क्वाड्रन है, उसकी 5 महिलाओं ने नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उत्तरी अरब सागर में मेरी टाइम जो रिकोनोसेंस एंड सर्वेलेंस मिशन है ये पूरा वो किया है। और ये मिशन है, इस मिशन में एक ऐतिहासिक उड़ान की तैयारी के लिए महिला अधिकारियों को व्यापक मिशन ब्रीफिंग और महीनों के जमीनी प्रशिक्षण है उससे जुड़ा गुजरना वो पड़ा था। और फ्रंट लाइन नेवल जो एयर स्क्वाड्रन है INS 314 जो गुजरात के पोरबंदर में तैनात है। और महिला अफसरों की कई महीनों तक जो ग्राउंड ट्रेनिंग हुई थी, और अफसरों को रन अप पार्ट जो शॉर्ट टीम में मिशन ब्रीफिंग में भी मिलती रही। और कमांडर मधवाल के अनुसार ये अपने तरह की पहली एक मिलिट्री फ्लाइंग थी, और इसके बाद नौसेना ने महिलाओं के लिए नए रास्ते वो खोले हैं। और 2018 में भारतीय नौसेना की जो महिलाएं हैं उन्होंने समंदर में 8 महीने यानी 254 दिन की यात्रा वो की है। और INS तारिणी के जरिए इन महिलाओं को 4 महाद्वीप और 5 देशों का सफर वो करना पड़ा। और लेफ्टिनेंट कमांडर है वर्तिका जोशी, जिनके नेतृत्व में महिला अफसरों ने दुनिया के चारों तरफ सेलिंग जो सर्कमनेविगेशन एक्सपीडिशन है वो पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय वो लिया है? तो आंसर दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। जो उत्तराखंड राज्य सरकार है, इन्होंने प्रदेश के सभी जो 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का वो निर्णय लिया। और यानी अब हर जिले में एक गांव होगा जहाँ के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत वो करेंगे। और उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं धनसिंह रावत, इन्होंने इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का जो प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा वो देने का भी जिक्र वो किया। और संस्कृत है वो प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा वो मानी जाती है। ये जो संस्कृत है वो उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, और पहली भाषा यहाँ की हिंदी है। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस पैमाने पर एक पहल वो की है। और कर्नाटक राज्य में केवल एक संस्कृत भाषी गांव है, केवल एक ही गांव है जो संस्कृत भाषी है। और उत्तराखंड के जो प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री ये हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और जो ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है वो राज्यपाल है। उत्तराखंड तो उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उत्तराखंड तो इसकी स्थापना उत्तराखंड की वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि SVC सहकारी बैंक ने अगस्त 2022 में MSME को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो आंसर दोस्तों सिडबी के साथ समझौता किया है। जो SVC सहकारी बैंक है, जिसको SVC बैंक भी बोलते हैं, इन्होंने MSME को ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए भारत में जो लघु उद्यम है विकास बैंक सिडबी, इसके साथ है वो समझौता किया। और सामराव विठल जो सहकारी बैंक है वो भारत में एक अनुसूचित सहकारी बैंक है जिसे 1906 में स्थापित वो किया गया था 1906 में। अब सिडबी है तो ये भारत की एक स्वतंत्र और वित्तीय संस्था है जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की वृद्धि और विकास के लक्ष्य के आधार पर यह स्थापित वो किया गया। और इसकी स्थापना है सिडबी की वो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी।
और इसका हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, सिडबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विजय कुमार यादव ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए किस खेल में कांस्य पदक वो जीता है? तो आंसर दोस्तों जूडो खेल में जीता है। जो भारत के विजय कुमार यादव है, इन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है, इस 2022 में पुरुषों में जो 60 किलो वर्ग में कांस्य पदक वो जीता और स्कॉटलैंड के डिलन जो मुंद्रो है, इनको खिलाफ अपना जो रेप चेंज मुकाबला है वो जीतने के बाद जो विजय है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के मैदान से उतरे हैं। और इन्होंने जो साइप्रस में जो पेट्रोस है उनको एक तरफा अंदाज में 10-0 से मात वो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति को देखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और ये टास्क फोर्स का प्रमुख है वो कौन है? तो आंसर दोस्तों ये विनोद कुमार पॉल, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। जो केंद्र सरकार है, इन्होंने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है और इसे मंकी पॉक्स से संबंधित जो पहली मौत की सूचना देने के बाद बनाया गया था। और ये जो टास्क फोर्स है वो भारत में इस बीमारी के लिए नैदानिक जो सुविधाओं के विस्तार और टीकाकरण की खोज में संबंध में जो सरकार को मार्गदर्शन है वो प्रदान करेगी। और टास्क फोर्स का नेतृत्व नीति आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर वीके पॉल या विनोद कुमार पॉल है वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसने अगस्त 2022 में भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए चालान और भुगतान की अनुमति वो दी है? तो आंसर दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा भुगतान की अनुमति वो दी गई है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन्होंने एपी के जरिए भारतीय रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के चालान और भुगतान की अनुमति वो दी गई है। और ये अनुमोदन प्रक्रिया है जिसमें विशेष आईएनआर वोस्ट्रो जो खाते हैं वो खोलने के लिए भागीदार देश, जो भी भागीदार देश हैं उनके बैंक के भारत में अधिकृत डीलर बैंकों से संपर्क वो कर सकते हैं, जो व्यवस्था के विवरण के साथ आरबीआई से अनुमोदन या रिक्वेस्ट वो कर सकते हैं। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। और आरबीआई की स्थापना है तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि तेजस्विनी शंकर ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतकर जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक है वो जीता है? तो आंसर दोस्तों पुरुषों की ऊंची कूद फाइनल में जीता है। जो भारत के हाई जंपर हैं तेजस्विनी शंकर, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इन्होंने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के पदकों का खाता खोला है। और तेजस्विनी शंकर इन्होंने कांस्य के रूप में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला पदक वो जीता है। और इतना ही नहीं, जो तेजस्विनी है वो किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट है वो भी बन चुके हैं, जिसमें पुरुषों के जो हाई जंप है ऊंची कूद है, इस इवेंट में फाइनल में तेजस्वी ने 2.22 मीटर के जंप के साथ कांस्य पदक वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन वो किया है? तो आंसर दोस्तों 146। जो संस्कृति मंत्रालय इन्होंने देश में पिंगली वेंकैया के योगदान का जश्न मनाने के लिए 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव वो आयोजन किया गया था। और तिरंगा उत्सव सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुति से भरीसाम थी, जिसमें पिंगली वेंकैया की 146वीं जो जयंती के अवसर पर ये न्यू दिल्ली में पिंगली वेंकैया की जो 146वीं जयंती वो मनाएगी। और तिरंगा उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये मौजूद वो रहे थे। और उनकी याद में जो अमर चित्र कथा का विमोचन भी इसमें किया गया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई है वो बनने की कतार में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त सीवीसी वो कौन है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सुरेश एन पटेल। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने सुरेश एन पटेल को भारत का केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है वो नियुक्त वो किया है।
चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।